Assalamu alaikum to all of you and a very warm welcome in today's class। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। मशीन लर्निंग पर ही बात करेंगे और जो ट्रेनर हमारे साथ मौजूद हैं आज मैम मरीम ताहिर होंगी हमारे साथ और सर उसामा गफ्फार होंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करने से पहले मैं ऐड करना चाहूंगी कि हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर रिजवान गफ्फार, जिन्होंने हमें सिलिकॉन वैली से ज्वाइन किया। थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग एंड वेलकम इन टुडे क्लास। इफ यू वांट टू ऐड समथिंग तो सर आप कर सकते हैं। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। नो नो, इट्स गुड टू सी यू ऑल। तो बस मैं तो इसलिए ज्वाइन किया, मैंने कहा देखें अगर सेशन में अगर किसी स्टूडेंट के कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं तो वो मैं आंसर कर सकता हूँ, लेकिन अभी आप अर्ली है, मेरे स्टूडेंट्स आहिस्ता आहिस्ता ज्वाइन करते हैं, तो आप लोग बेशक सेशन शुरू करें। अगर कोई क्वेश्चन है तो जरूर दरमियान में यू कैन आस्क मी, आई विल बी हियर। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। जी मैम मरीम ताहिर, हम स्टार्ट करते हैं। सर उसामा गफार, हम स्टार्ट कर सकते हैं। ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम जस्ट गिव मी अ सेकंड। वालेकुम अस्सलाम। ओके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो जैसा कि आप लोगों को बताया, हमने लास्ट टाइम मशीन लर्निंग के ये कंसेप्ट पढ़े थे और आज हम उसकी थोड़ी सी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा रिकॉल करवा दूँ। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि मशीन लर्निंग क्या होती है, उसकी हमने एग्जांपल्स देखी थी, फिर हमने देखा था कि सुपरवाइज मशीन लर्निंग क्या होती है, अनसुपरवाइज क्या होती है, रीइंफोर्समेंट क्या होती है और सेमी सुपरवाइज क्या होती है। हमने ये चार टाइप्स पढ़ने के बाद फिर देखा था कि सुपरवाइज के आगे टाइप्स क्या क्या हैं, जिसमें हमारे पास रिग्रेशन टाइप और क्लासिफिकेशन टाइप थी। इसके अलावा हमने अनसुपरवाइज की भी आगे टाइप्स देखी थी, जिसमें डायमेंशनल रिडक्शन था, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस था, और हमने इनकी कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखी थी। और लास्ट पे जहाँ पे हमने लेक्चर एंड किया था वो था हमारे पास ये ग्राफ। अगर लेट मी शेयर माय स्क्रीन और मैं आप लोगों को वो स्लाइड्स दिखाता हूँ अभी, जहाँ पे हम लास्ट पे एंड किया था। प्लीज़ कंफर्म मी कि आप सबको भी मेरी स्लाइड विजिबल हो रही है। हाँ बिल्कुल हमने सर, आपकी विजिबल है स्लाइड्स। ओके ओके गुड। तो हमने ना लास्ट टाइम बात की थी इस वर्क फ्लो की, तो मैंने आप लोगों को कहा था कि हम इसको मंडे को एक दफ़ा से गो थ्रू करेंगे। कि ये स्टेप क्या होता है। एक्चुअली ये है, हमारे पास थोड़ी सी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हम करेंगे। और अभी ऑन द स्पॉट ऐसे कोड करके दिखा, अगर मैं दिखाता हूँ ना ऑन द स्पॉट, अगर हम कोडिंग अभी करते हैं तो वो थोड़ा सा एक्चुअली टाइम ज़्यादा लग जाएगा लेक्चर को। आज हमारे पास सिर्फ एक आ रहा है, तो आई विल ट्राई कि मैं कंसेप्ट आपको बता दूँ, एक दफ़ा फ्लो बता दूँ कैसे कैसे मॉडल ये स्टेप प्रोसेस होते हैं। तो ऑलरेडी कोड मेरे पास वैसे तो इम्प्लीमेंट हुआ पड़ा है, तो हम उसी एग्जाम्पल को रन करके ना देख लेंगे कि ये स्टेप सारे ना कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं। हाँ, जहाँ पे हम समझ नहीं आई तो हम उसको देख लेंगे, फिर ऑन द स्पॉट ही हम उसको मैनेज कर लेंगे। तो इसमें हमारे पास कुछ स्टेप थे। सबसे पहले ना एक दफ़ा से मैं रिकॉल करवा दूं कि हमारा पहला स्टेप क्या था। जब भी आपने कोई मॉडल ट्रेन करना मशीन लर्निंग का, तो आपको सबसे पहले तो डाटा गैदर करना पड़ता है, डाटा कलेक्शन करनी पड़ती है, क्योंकि हमने देखा था कि डाटा इज़ वेरी नेसेसरी। विदाउट डाटा आपकी एआई मशीन लर्निंग डीप लर्निंग तो सबसे मेजर चीज़ ही हमारे पास क्या है, डाटा सेट। तो आपको सबसे पहले तो डाटा गैदर करना पड़ेगा। अब जो डाटा हम गैदर करते हैं ना, वो बड़े रॉ फॉर्म में डाटा होता है और वो ज़्यादा कोई वेल फॉर्मेट नहीं होता, उसमें नंबर ऑफ एरर्स होते हैं। उसके अलावा उसमें काफ़ी मसले होते हैं। डाटा को देख के ना हम देखते हैं, अभी जब हम डाटा भी देखेंगे ना तो हम वहाँ देखेंगे डाटा में बहुत मसले होंगे।
तो हमें उस डाटा को क्लीन करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्मेशन जहाँ पे अप्लाई करनी करनी पड़ेगी, डाटा को ना प्रिपेयर करना पड़ेगा एनालिसिस के लिए। तो ये सारे स्टेप हमारे पास डाटा प्री प्रोसेसिंग में आ जाते हैं। ये जो सारे स्टेप डाटा गैदर करने के बाद हमें उसको प्री प्रोसेस करना पड़ता है। फिर उसके बाद मॉडल ट्रेनिंग की तरफ जाते हैं डाटा प्री प्रोसेसिंग के बाद, और इसके डाटा प्री प्रोसेसिंग और मॉडल ट्रेनिंग के दरमियान हम डाटा को स्प्लिट भी करते हैं ट्रेनिंग और टेस्टिंग डाटा में। तो भी अभी हम देखेंगे कि वो हम कैसे करते हैं। और फिर जब मॉडल हमारे पास कोई ट्रेन हो जाता है ना, तो हम फिर चेक करते हैं, उसको एवेल्युएट करते हैं कि मॉडल हमारे पास कितना एक्यूरेट है, और मतलब क्या आया हमारे पास, रिजल्ट क्या आया है। और जब हम उसको एवेल्युएट करते हैं, फिर हम इसको ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, डिफरेंट पैरामीटर्स एडजस्ट करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन की तरफ जाते हैं, और फिर इन द एंड हम जाके क्या कर रहे होते हैं, हम डिप्लॉयमेंट कर रहे होते हैं उसकी। मॉडल को हम इंटीग्रेट कर देते हैं किसी भी फ्रंट एंड के साथ, और बाद में आप उसको डिप्लॉय कर लें। दैट्स गुड टू गो। ठीक है। तो ये स्टेप थे। अब मैं एक दफ़ा दूसरी स्लाइड से भी चेक करवा दूँ, उसमें थोड़े से डिटेल्स मैंने ऐड किए थे। स्टेप हमारे पास यही है बल्कि, ओके, लेकिन यहाँ थोड़ा ज़्यादा एलेबोरेट किया हुआ है, तो ये वाली अगर आप देख लें कि डाटा कलेक्शन, डाटा प्री प्रोसेसिंग, फिर फीचर सिलेक्शन, फिर मॉडल सिलेक्शन के इसके लिए सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट मॉडल कौन सा होगा। आप लोग रैंडम फॉरेस्ट यूज़ कर सकते हैं, एसवीएम या न्यूरल नेटवर्क से हम उसकी तरफ शिफ्ट कर जाएं। एंड हमें क्या करना चाहिए स्टेप पे, तो ये चीज़ उसके बाद उसकी ट्रेनिंग करनी होगी, एवेल्यूशन करनी होगी, फिर पैरामीटर की ट्यूनिंग, और उसके बाद आप डिप्लॉयमेंट की तरफ जा सकते हैं। तो दीज आर द स्टेप दैट वी विल गोइंग टू प्रोसीड, तो हम साथ साथ इसको लेके चलते हैं। अब पहला स्टेप क्या है हमारे पास, डाटा कलेक्शन का। तो लेट्स सी, लेट्स मूव टुवर्ड्स द डाटा कलेक्शन स्टेप। लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन। ओके, मैं आप सबके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये आप सबको अभी ब्राउजर मेरा विजिबल हो रहा होगा। ठीक है। तो अभी हमें ना सबसे पहले तो डेटा सेट चाहिए। अब इट्स अप टू यू कि आप किस तरह के डेटा सेट पे वर्क करते हैं। तो जो हमारे पास मोस्ट फेमस डेटा सेट है जिस पे एज एन बिगनर मोस्टली पीपल वुड लाइक टू वर्क ऑन दैट डेटा सेट, टाइटैनिक का डेटा सेट होता है जिस पे लोग वर्क करने की कोशिश करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें उसको डाउनलोड करना पड़ेगा ना, तो सिंपली हम यहाँ पे सर्च करते हैं टाइटैनिक डेटा सेट। ओके। अगर हम यहाँ पे सर्च करते हैं तो हमारे पास ये डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं। टाइटैनिक डाटा सेट, इसमें से ये गिटहब से उठा लेता हूँ। कैगल पे अगर मैं जाता हूँ ना, मुझे वो लॉगिन वगैरह करना पड़ना है। तो मेनली ये टाइटैनिक का डाटा सेट पड़ा हुआ है। तो हम यहाँ से एक दफ़ा इस डाटा सेट को डाउनलोड कर लेते हैं। यस, गुड टू गो। ये टाइटैनिक डाटा सेट हमने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया, और हमारे पास डाउनलोड होके आ चुका है। और अब ये क्या कर लिया, हमारा फर्स्ट जो था जिसका काम था डाटा गैदरिंग करना, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। हमने एक डाटा सेट गैदर कर लिया। अब जब गूगल कोलैब में आपने इस डाटा सेट को इंपोर्ट करना है ना, तो सिंपली इस फोल्डर वाले साइड पे बटन पे क्लिक करके, ओके, ये सर्वर बस कनेक्ट हो रहा है गूगल कोलैब पे, थोड़ा सा टाइम लेता है कनेक्शन के। और यहाँ से आपने अपलोड कर देना उस डाटा सेट को। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से ये अप ओ सॉरी, ये मैंने गलत चीज़ अपलोड कर दी। ओ माय बैड। आगे लेट मी अगेन, ये रहा टाइटैनिक का डाटा सेट। लेट मी डिलीट इट। ओके, इसका थोड़ा सा रीनेम वगैरह कर लेते हैं हम, मतलब ये वन हटा देते हैं आगे से। टाइटैनिक डॉट CSV के नाम से हमारे पास ये आ चुकी है इसको। ठीक है। अब हम इस डाटा सेट को एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं। अब ये जो हम लाइब्रेरी यूज़ करने जा रहे हैं, आप लोगों ने पहले इसका नेम तो नहीं सुना होगा। हमारे पास हम पांडास यूज़ करेंगे। पांडास की लाइब्रेरी क्या करती है, हमारे पास ना ये बहुत सारी कमांड्स हमें प्रोवाइड करती है। आपने जब डाटा रीड करना होता है ना, या डाटा को टेबुलर फॉर्म में शो कराना होता है, तो वो पांडास आपको ना इजीली आप पांडास के थ्रू उस चीज़ को शो करा सकते हैं। तो पांडास की बिल्ट इन कमांड काफ़ी है। पांडास इज़ अ वाइडली यूज लाइब्रेरी, तो आप सबको ये लाजमी आनी चाहिए। इसको आप अगर इसका ट्यूटोरियल देख लेना पांडास को यूज़ करने का, कुछ और कई कुछ और भी नहीं बल्कि, हाँ, एक दो आवर्स का हो जाएगा तो आपकी पांडास पे काफ़ी अच्छी ग्रिप आ जाएगी। तो पांडास को आपको लाजमी यूज़ करना चाहिए। आज के लेक्चर में हमारे पास जितना यूज़ होगा तो हम उसको देख लेंगे। तो पांडास को यूज़ करने से पहले ना, सबसे पहले आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ता है। तो ये वाली कमांड आप रन करेंगे, पिप इंस्टॉल पांडास, तो पांडास क्या हो जाएगी, आपके पास इंस्टॉल हो जाएगी।
तो आपको सबसे पहले इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। आपके पास जो VS कोड यूज़ कर रहे हैं ना, वो सिर्फ पिप इंस्टॉल पांडास लिखेंगे, पीछे एक्सक्लेमेटरी का साइन नहीं लिखेंगे। लेकिन जो गूगल कोलैब यूज़ कर रहे हैं वो एक्सक्लेमेटरी का साइन यूज़ करेंगे। तो मैंने पांडास को इंस्टॉल कर लिया, और फिर उसको इंस्टॉल करने के बाद ना आपको उसको इंपोर्ट करना पड़ना है पांडास को यूज़ करने के लिए। तो मैंने पांडास को एज एन PD इंपोर्ट किया है, तो जहाँ पे मुझे पांडास यूज़ करना पड़ेगा मैं वहाँ पे PDs लिख दूंगा। ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया, PD.read.csv। अब मेरे पास CSV फाइल थी तो मैंने रीड CSV की कमांड लगाई है। मेरे पास जेसन फाइल होती तो मैं जेसन की लगाता। तो डिपेंडिंग अपॉन के डाटा मेरे पास किस फॉर्मेट में, मैं उस तरह की कमांड यूज़ करता। अगर कोई डाटा भी SQL की फाइल होती तो SQL वाली कमांड लगा देता। लेकिन अभी हमारे पास CSV है, तो मैंने यहाँ से क्या किया, डाटा को लोड कर लिया इस वेरिएबल के अंदर, डाटा के वेरिएबल के अंदर। और अगर मैं डाटा डॉट हेड करता हूँ ना, तो ये मुझे उसकी स्टार्टिंग रोज शो करवाएगा, पहली 5 रोज। तो अगर आप इसकी पहली 5 रोज चेक करें ना, ये हमारे पास अब ये डाटा सेट है सारा, जो जिस पे भी हम वर्क करेंगे ना, जिस पे भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे अपने मॉडल को, तो ये सारा वो डाटा सेट है। इसमें हमारे पास ये देखिएगा डिफरेंट कॉलम्स हैं। एक तो पैसेंजर आईडी का कॉलम है। अब ये जो टेबल की फॉर्म में आपको डाटा शो करवाया है ना, ये काम पांडास ने किया है। उसने इस डाटा के वेरिएबल के अंदर वो सारा डाटा इसको इंटर किया है, इस तरह की फॉर्मेट बनाया, फिर आपको शो करा। तो दैट्स वाई पांडास इज वेरी गुड टू गो। और ये बहुत सारी फंक्शनलिटीज आपको प्रोवाइड भी करता है, आगे हम देखेंगे भी कि किस तरह की फंक्शनलिटीज ये हमें प्रोवाइड करता है। तो ये हमारे पास देखिएगा सर्वाइव्ड आ गया। ठीक है। और उसके अलावा पैसेंजर क्लास आ गई, तो उसके अलावा उसका नेम आ गया, जेंडर, एज, उसके सिबलिंग्स, पार्ट्स, टिकट, फेयर, कैबिन एम्बार, मतलब ये डिफरेंट तरह का डाटा है हमारे पास। ये देर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस डाटा सेट। अब हमारा देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या था। हमने कहा था ना कि हमारे पास नेक्स्ट स्टेप था, अगर आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, डाटा कलेक्शन करने के बाद ना डाटा की प्री प्रोसेसिंग करनी है। तो अभी हम उस स्टेप की तरफ जा रहे हैं। हम ना डाटा की प्री प्रोसेसिंग करना चाह रहे हैं। ठीक है। अब प्री प्रोसेसिंग में क्या है, हमें डाटा को क्लीन करना पड़ेगा सबसे पहले तो। यस सर, आपको क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं सर नवीन? आप अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक सर, आप कैसे हैं? सर मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपने पांडास इंपोर्ट किया है, वो तो आपने पिप इंस्टॉल कर लिया, फिर CSV कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, और इसके बाद जो भी नॉइज होगा वो खुद ही रिमूव हो जाएगा। कौन सा नॉइज सर, मतलब? मतलब कोई भी डेटा जो हो, जो भी फ्लॉज होंगे वो खुद ही हट जाएंगे कि नहीं नहीं, नहीं ये नहीं क्या नहीं होगा? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो हमें रिमूव करने पड़ेंगे। ये तो ये अभी सिर्फ इतना काम करेगा कि आपको जो डाटा एक्सेल फॉर्मेट में था ना, वो एक्सेल शीट में, CSV फाइल होती है ना, वो जी। एक्सेल में आप ओपन करते हैं तो वो आपको शो करवाता है डाटा सेल्स में, उसको इस टेबल की फॉर्म में शो करवा रहा है अभी। बस ये किया है इसने। ओके ओके। यस। थैंक यू। ओके ओके गॉड। तो हमारे पास अब नेक्स्ट चीज हमने क्या देखना है, हमारी प्री प्रोसेसिंग। यस। अब प्री प्रोसेसिंग में क्या, डाटा क्लीन करना है। क्लीन करने से क्या मुराद है कि जो हमें इसमें से चीजें नहीं चाहिए उनको हमने हटा देना है। अब हम मॉडल से ना, अब आप माइंड में थोड़ा सा सिनेरियो बनाए। हम ना वर्क कर किस चीज के लिए रहे हैं, हमने टाइटैनिक का डाटा सेट डाउनलोड किया। सबसे पहले डाटा सेट देखें। हमें सबसे पहले तो ये चीज फाइंड करनी पड़ेगी, ये डाटा सेट है किसका, सुपरवाइज का, अनसुपरवाइज का। तो अगर हम सपोज कर लें कि हम ना प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि हमारे पास ये सरवाइव्ड किसी पर्सन ने किया कि नहीं किया, ये वाले कॉलम को, 0 से मतलब है कि उसने सरवाइव नहीं किया, 1 से मतलब है कि वो पर्सन सरवाइव कर गया। ठीक है। तो जो सरवाइव्ड का कॉलम है, अगर हम इसको एज एन आउटपुट कंसीडर करते हैं कि ये हमारे पास आउटपुट होगी, बाकी सारी इनपुट होगी, तो आप में से कोई मुझे बता सकते हैं कि ये सुपरवाइज में आता है कि अनसुपरवाइज में आता है? ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए ये बताने से पहले मुझे ये बताएं कि क्या ये डाटा सेट लेबल है कि अनलेबल है? अगर मैं कहूँ कि ये सर्वाइव्ड वाला जो कॉलम है ये मेरे पास आउटपुट वाला कॉलम है, ये सारे इनपुट हैं और ये सर्वाइव वाला सिर्फ आउटपुट है, तो क्या ये डाटा सेट लेबल्ड है कि नहीं लेबल्ड? ओके ओके, गुड 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 गुड।
दैट्स एन लेबल डाटा सेट एंड द लेबल, इसकी रीजन भी बैकएंड पे आप में से कोई बताएगा लेबल क्यों है, व्हाई वी आर कॉलिंग इट लेबल डाटा सेट? ओके ओके ओके, लेबल के लिए हमने ना एक चीज देखी थी कि लेबल के लिए ना हमें इनपुट के अगेंस्ट आउटपुट भी दिया होता है, ठीक है। तो इसमें भी हमने क्या कहा कि सुपर ये सर्वाइव्ड वाला कॉलम है, ये हमारे पास एज एन आउटपुट होगा। मतलब आपको डिफरेंट कॉलम्स में थोड़ा सा ड्रॉ करके अगर बताऊं, डिफरेंट कॉलम्स होंगे वो इनपुट के तौर पर आएंगे, और जब ये इनपुट आएगी तो इसके अगेंस्ट कोई ना कोई आउटपुट बन रही होगी, जीरो या वन की फॉर्म में। जीरो का मतलब उसने सर्वाइव नहीं किया, वन का मतलब सर्वाइव किया है। तो यही चीज़ हमारे पास किस में आती थी, सुपरवाइज लर्निंग थी, जिसमें हमारे पास डाटा सेट लेबल होता था, जबकि अनसुपरवाइज में हमें आउटपुट लेबल्ड नहीं दी जाती थी। इस केस में हमें दी गई है, ठीक है। अब सिनेरियो ये है कि आपने ये चीज़ प्रिडिक्ट करनी है कि कोई पर्सन सरवाइव किया नहीं किया। अब ये जो पैसेंजर आईडी है ना, ये ऐसे ही दिया हुआ है, मतलब ये तो लाइन वाइज लगाया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका किसी पर्सन के जिंदा रहने से या उसके डूब जाने से कोई लिंक है ही नहीं। तो मतलब मुझे हमें इसको क्लीन करना पड़ेगा डाटा सेट से, इज इट सो? इसी तरह उस पर्सन का नेम क्या था, उसके नेम का भी इस चीज से कोई लिंक नहीं है कि उसने सरवाइव किया कि नहीं किया। देर इज नो लिंक इन इट कि उसका नेम क्या था। हाँ, अब पी क्लास है जो मतलब उसकी जो पर्सन की जिस क्लास की उसने टिकट ली है, कि वो कि किस तरह का सिनेरियो था, मतलब वो टिकट जगह भी डिपेंड कर रही होती है ना, कि आप बाजू का हाई क्लास में लेते हैं, फिर एवरेज क्लास में, फिर लो क्लास में। तो वो क्लास किसी न किसी वे से मैटर कर रही होती है। इसके अलावा उसका जेंडर भी मैटर कर रहा होता है, इनके इनमें से मेल्स कितने थे अगर जिन्होंने सरवाइव किया नहीं किया। एज भी का फैक्टर भी काफ़ी हद तक मैटर कर रहा होता है। इसके अलावा ये सिबलिंग का भी हम कंसिडर कर लेते हैं, चले कुछ ना कुछ मैटर कर रहा है, पार्ट्स का। इस तरह टिकट नंबर का नहीं हमें चाहिए, हमें उसका किराया, चले फॉर नाउ कंसिडर कर लेते हैं, चले किसी हद तक मैटर कर रहा है, और उसके अंदर कैबिन है नहीं है, एज इट इज, ये हमें ये वाली चीज़ हमें नहीं चाहिए। एम्बार्क्ड, ये वाला फैक्टर भी हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो मतलब कुछ चीज़ें हैं जो हमने इसमें से रिमूव करनी है, डाटा को क्लीन करना है। उसके अलावा अगर हम एक और चीज़ देखें, जो मशीन लर्निंग है ना, ये टेक्स्ट को नहीं पहचानती, इसने हमेशा वर्क करना होता है नंबर्स के ऊपर। ओके, नंबर से मुराद क्या है हमारे पास? नंबर से मुराद ये है कि जैसे ये नंबर है ना, सर्वाइव में 0 1 है, पी क्लास में 3 1 3 1 3, ऐसे है। इस तरह जो एज है उसमें भी नंबर्स है। लेकिन जो ये जेंडर का कॉलम है ना, इसमें हमारे पास नंबर्स नहीं है, मेल्स एंड फीमेल्स दिया हुआ है। अब जो मशीन लर्निंग है ना, वो तो मैथमेटिकल फॉर्मूलाज ही हैं, ठीक है, बैक एंड पे। उसको क्या पता कि ये इंग्लिश के अल्फ़ाबेट है और उसको कैसे कंसिडर करना है। तो हमें ना इसको नंबर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने ये वाली कमांड है, यही पांडास की ही बिल्ड कमांड यूज हो रही है, जिसमें हम मेल को 0 मैप कर रहे हैं और फीमेल को 1 मैप कर रहे हैं। और अगर हम ये कमांड रन करते हैं, अगर हम देखेंगे तो ये जो मेल वाला कॉलम है, 0 से मतलब क्या है मेल, 1 से मतलब फीमेल, तो ये कॉलम सारा चेंज हो चुका है हमारे पास। ये हम डाटा की प्री प्रोसेसिंग कर रहे हैं। इसके अलावा अब हम देखते हैं कि हमारे पास डाटा में नल वैल्यूज कितनी है। अगर आप ये इस नल की कमांड चलाते हैं, डॉट सम करते हैं ना, ये आपको सारी नल वैल्यूज ना कैलकुलेट करके दे देता है। नल वैल्यू से मतलब कि एन ए वैल्यूज डाटा में कितनी मौजूद है। जैसे ये एज वाले में देखिएगा एन एन वैल्यू है। अब जो एन एन वैल्यू होती है ना, आप इसके साथ आप कुछ भी मल्टीप्लाई कराते हैं, सम कराते हैं, माइनस कराते हैं, तो लास्ट में आंसर ना एन एन ही मिल जाता है। अब अगर आप इस एज वाले पूरे कॉलम में कहीं सम कराएं या कहीं पे भी ये एन एन वैल्यू यूज हो गई, तो इसका मतलब क्या, कि आपका टोटल आंसर एन एन हो जाएगा। तो हमें ना ये नल वैल्यूज सारी रिमूव करनी है। हमारे पास नल वैल्यूज किस किस में है? एक एज वाले में है नल वैल्यू, एक कैबिन वाले में है। इस एज वाले में 177 नल वैल्यूज हैं, कैबिन वाले में 687 नल वैल्यूज, और एम्बार्क्ड वाले में 2 हैं। तो अब हमें ये वाली चीज़ें क्या करनी पड़ेंगी, नल वैल्यूज को रिमूव करना पड़ेगा या रिप्लेस करना पड़ेगा। इसके दो मेथड हैं, आप यहाँ तो उस पूरी रो को रिमूव कर दें, या उस वैल्यू को किसी डमी वैल्यू से रिप्लेस कर दें। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम ना उस जो एज है ना, एज वाला जो कॉलम है, उसका मीन कैलकुलेट कर रहे हैं। मतलब कि उसका मीन से मुराद एवरेज उसकी कैलकुलेट कर रहे हैं कि एवरेज एज क्या है। हमने उसकी एवरेज एज कैलकुलेट की, और जो भी हमारे पास एन एन वैल्यूज थी उन सबको रिप्लेस कर दिया हमने किसके साथ, उस एवरेज वैल्यू के साथ। एवरेज वैल्यू यहाँ पे देखिएगा 29 आई है ना, तो अब जहाँ पे देखिएगा एज में जहाँ पे एन एन वैल्यू थी, वहाँ पे अब 29.0 आ चुका है। ये देखिएगा, पहले यहाँ पे एन एन वैल्यू थी ना, ये मॉडर्न मिस्टर जेम्स के आ गए, और अब क्या आ चुकी है, 29 आ गया। मतलब एन एन वैल्यूज हमने रिप्लेस कर दी है। ये डाटा प्री प्रोसेसिंग कर रहे हैं। अब डाटा प्री प्रोसेसिंग के बाद अगला स्टेप होता है हमारे पास फीचर सिलेक्शन का। फीचर सिलेक्शन से मुराद ये है कि आपको ना कौन कौन से फीचर्स चाहिए, मतलब आपको मॉडल ट्रेन करने के लिए ना इनमें से कौन कौन से कॉलम रिक्वायर है।
अब मुझे एक सर्वाइव का कॉलम रिक्वायर है, क्योंकि ये तो मेरी आउटपुट बनेगी। इसके अलावा पी क्लास का रिक्वायर है, जेंडर का रिक्वायर है, एज का रिक्वायर है, सिबलिंग का रिक्वायर है, पार्ट्स का रिक्वायर है, फेयर का रिक्वायर है। बाकी मैंने कैबिन ये वाली बाकी चीज़ें अभी फॉर नाउ इग्नोर कर दी हैं, ठीक है। तो जो मुझे फीचर चाहिए एक्स में, वो मैंने एक्स में कंसीडर कर ली। एक्स से क्या मुराद है, हमारे पास वो सारे फीचर्स जो आप इनपुट पे लेना चाह रहे हैं। और वाई में क्या मुराद है, हमारे पास वो फीचर्स जो आप आउटपुट पे लेना चाह रहे हैं। इज इट सो? तो इस कमांड के थ्रू हमने ये वाली चीज इंप्लीमेंट कर दी है, ठीक है। अब हम एक्स वाले को अगर प्रिंट करवा के देखते हैं, तो ये हमारे पास एक्स फीचर्स आ गए हैं, जिसमें हमारे पास पी क्लास, जेंडर, एज, सिबलिंग्स, पार्ट्स और फेयर वगैरह आ गया। और अगर आप यहाँ पे वाई को प्रिंट करवा लें, तो वाई के आपके पास आ जाएंगे। वाई में आपके पास सर्वाइव का कॉलम है ना पूरा, 0 1 1 1 0, तो वो वाई में आ गया। अब हमारे पास एक्स सारा इनपुट बन के, और उसके अगेंस्ट जो वाई है वो हमारे पास आउटपुट आ चुकी है। ओके, सो अच्छा अब नेक्स्ट उसामा, स्टेप। थैंक यू यार, मैंने ड्रॉप करना है, मेरी एक और कॉल है, बट थैंक यू वेरी मच, एक्सीलेंट सेशन, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो फ्रेंड्स यार, आप लोग लकी हैं कि आपको इतना इतनी अच्छी गाइडेंस मिल रही है। तो थैंक यू उसामा, इतनी तैयारी थैंक यू करने वेरी का और मच सर। इतना अच्छा एक्सप्लेन करने का। थैंक यू वेरी मच। जजाकल्लाह सर, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके, सो अब नेक्स्ट स्टेप आता है उसके बाद डाटा प्री प्रोसेसिंग के बाद हमारे पास अगला स्टेप था, हमने ना मॉडल इसको डाटा सेट को ना स्प्लिट करना है ट्रेनिंग में और टेस्टिंग डाटा में। ओके, आई नो हम थोड़ा सा तेज चल रहे हैं लेकिन प्लीज बेयर दिस थिंग। अगर हम इसको ऑन द स्पॉट कोड कर रहे होते तो आई थिंक आप लोगों को ज़्यादा अच्छी समझ लगनी थी, लेकिन फॉर नॉट टाइम कंस्ट्रेंट हमारे पास थोड़ा कम है, तो इसलिए हम थोड़ा ऐसे लेके चल रहे हैं। ओके, तो अब हमने क्या कर दिया, इस ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के थ्रू ना, ये भी एसके लर्न ही कमांड हमें प्रोवाइड करता है। एसके लर्न अभी हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया था, ये देखिएगा, एसके लर्न स्किट लर्न इंस्टॉल किया। इसी के अंदर से ना ये लाइब्रेरी आई है स्किट लर्न की, जिसको हम कहते हैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ठीक है। इससे हमने क्या कर दिया, हमारे पास जो भी डाटा सेट था ना, उसको दो पोर्शन में डिवाइड कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास टोटल एक कंप्लीट डाटा सेट है। हमने इसका जो ये 80% था वो रख लिया ट्रेनिंग के लिए, और जो 20% है ना वो रख लिया हमने टेस्टिंग के लिए, कि हम बाद में टेस्ट करके ना एक्यूरेसी चेक कर रहे होंगे। इस 80% पे हम मॉडल को ट्रेन कर रहे होंगे, और जब मॉडल ट्रेन हो जाएगा तो उसकी टेस्टिंग के लिए हम क्या करेंगे, बाकी 20% यूज़ करेंगे। इस तरह से समझ लें कि आपको जैसे इस यूनिवर्सिटी में टीचर कोई क्वेश्चन करवाते हैं, कोई टॉपिक पढ़ाते हैं, तो वो आपको एग्जाम्पल्स करवाते हैं, तो वो आपको दो तीन एग्जाम्पल करवा देते हैं। अगर आपको टोटल 5 एग्जाम्पल्स है ना बुक में, आपको दो तीन एग्जाम्पल करा के समझा देते हैं, फिर कहते हैं कल आपका क्विज होगा। अब क्विज में वो नेक्स्ट वो वाली एग्जांपल देते हैं जो उन्होंने करवाई नहीं होती, वो दो एग्जांपल जो बची हैं, ताकि आपको वो एवेल्युएट कर सकें कि आप कितना अच्छे समझ लगी, आप कितना अच्छा गेट कर सकते हैं। अब जो उन्होंने करवाया हुआ है वो तो किसी ना किसी तरह रट्टा मार के भी आंसर सही दे देंगे, लेकिन जो उन्होंने नहीं करवाया हुआ उस पर आपकी सही एवेल्युएशन होगी। तो हमने 20% डाटा इसीलिए सेपरेट किया है अपने ओरिजिनल डाटा में से। उसके बाद जब आपने ये काम कर लेना, अब आपने ना मॉडल को इम्पोर्ट करना है। अब मैं यहाँ पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन को यूज़ करता हूँ। लॉजिस्टिक रिग्रेशन हमारे पास मॉडल है उसका मशीन लर्निंग का एक मॉडल है। इसको आप डायरेक्ट ऐसे इंपोर्ट कर सकते हैं, sklearn डॉट लीनियर मॉडल से लॉजिस्टिक रिग्रेशन आप इंपोर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मॉडल इज इक्वल टू लॉजिस्टिक रिग्रेशन, इसको कॉल किया, और अपने जो भी मेरे पास ये ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किया हुआ डाटा था ना, ये वाला एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई टेस्ट, हमने एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन पे अपने मॉडल को क्या कर दिया, ट्रेन कर दिया। अब इतना तो स्टेप करना, आपके पास क्या हो जाना, आपका मॉडल ट्रेन हो जाना है लॉजिस्टिक रिग्रेशन पे, ठीक है। अब मॉडल ट्रेन हो गया था, आप इसके बाद इसकी प्रिडिक्शन लेने के लिए मॉडल डॉट प्रिडिक्ट करके वाई टेस्ट पास करवा सकते हैं, तो वो आपको ना प्रिडिक्ट करने लग जाएगा। अब ये देखिएगा कि इसकी पहली वैल्यू ये हमारे पास था ओरिजिनल वैल्यू, मतलब जो जो इसने प्रिडिक्ट की है वैल्यू ना, किसी भी इनपुट के अगेंस्ट जो वैल्यू प्रिडिक्ट की है इसने 0 प्रिडिक्ट की थी, जबकि 1 आना था, मतलब ये थोड़ा सा गलत दिया है। दूसरा आंसर 0 है, तो इसका आंसर इसने 0 ही दिया है, उसके बाद भी 0 दिया है, फिर उसके बाद 1 दिया है। तो मतलब जब प्रिडिक्शन कुछ सही भी है उसमें से कुछ गलत भी दी है। इसी तरह लास्ट से भी देखिएगा 1 1 0 0, इस तरह इसने 1 1 1 1 1 0, मतलब ये वाली एक प्रिडिक्शन भी गलत दी हुई है। तो ये प्रिडिक्ट एक्स टेस्ट में हमने सिर्फ इसको प्रिडिक्ट किया है, ताकि हम इसका ना स्कोर चेक कर सकें कि इसकी एक्यूरेसी कितनी आती है मॉडल की। अब जो हमने मॉडल ट्रेन किया है ना, तो ये उसकी एक्यूरेसी है। मॉडल डॉट स्कोर करके ना, अब एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट पास करवा के ना ये चीज़ पता कर सकते हैं कि उस मॉडल की कितनी एक्यूरेसी आई है, उसका एक्यूरेसी स्कोर कितना है हमारे पास, वो कितना अच्छा ट्रेन हुआ है।
तो दिस इज द एक्चुअली द फ्लो। इस कोड दिखाने का मकसद हरगिज नहीं था कि आपको मशीन लर्निंग के पे एग्जैक्टली बताया जाए कि मॉडल कैसे ट्रेन है, बल्कि एक आपको ना फ्लो देना था, एक आइडिया देना था कि जो मशीन लर्निंग है ना वो इस तरह से ना वर्क करती है, इस तरह के स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं या आपको फ्लो फॉलो करना पड़ता है, तो फिर जाके आप मशीन लर्निंग के मॉडल ट्रेन कर सकते हैं। और अगर आपने इस पर प्रैक्टिकली वाकई एग्जाम्पल इंप्लीमेंट करनी है या आपने मतलब इसको खुद से टेस्ट करना है, तो आई विल सुजेस्ट कि आप इसकी ना लाजमी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। इन सारे स्टेप्स को ना अगर आपके पास रिकॉर्डिंग है तो इन स्टेप को एक दफा खुद करके इम्प्लीमेंट करने की ट्राई करें, और हर स्टेप में देखेंगे ये स्टेप क्यों हुआ है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है हमें। उसके बाद मॉडल को आप ट्रेन करें खुद से, देखेंगे ये ट्रेन टेस्ट स्प्लिट क्या काम करता है, यहाँ पे हमने फीचर सिलेक्शन क्यों की है, एक दो एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको ये आइडिया हो जाएगा। उसके बाद ये एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट वाई ट्रेन वाई टेस्ट ये चीज़ें क्या हैं, ये यहाँ पे कैसे आई हैं। उसके अलावा ये मॉडल हमने इंपोर्ट किया है, इस पर डाटा कैसे फिट किया है हमने, इस फिट करने का मतलब क्या होता है। इसके अलावा ये स्कोर हमें क्या प्रोवाइड करता है, ये हम प्रिडिक्शन कैसे कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको एक दफ़ा ना डीपली देखनी पड़नी है, ठीक है। ओके, हमारे पास किसका क्वेश्चन है, सर एतजाज हसन, आप कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, प्लीज़ लेट मी नो। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम अस्सलाम, सर कैसे हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर माशाल्लाह स्टेप्स तो आपने बड़े अच्छे बताए, फ्लो भी आपकी बड़ी अच्छी थी, लेकिन सॉरी टू से कि मतलब जो नॉन टेक बैकग्राउंड से तो उनके लिए बड़ी मुश्किल हो रही है, क्योंकि वो जिस तरह जा रहे हैं वो तो मतलब लेट्स सपोज जो कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाली साइड से, कोडिंग वाली साइड से, प्रोग्रामिंग, मतलब वो तो जो बेसिक अभी पढ़ रहे हैं कुछ अंडर ग्रेड में तो वो समझ रहे हैं, लेकिन मतलब हमें जो नॉन टेक वाले ना उनको समझ ही नहीं आ रही है। ओके ओके सर, आई अंडरस्टैंड उस अब एक्चुअली। स्टेप्स की तो समझ आ गई कि मतलब ये स्टेप करना है, लेट्स सपोज वो बैठा रही है जहन में, लेकिन जो चीजें बैकएंड पे चल रही है उसकी समझ ही नहीं आ रही। ओके यस दैट्स टोटली फाइन। एक्चुअली इसको फर्स्ट टाइम पे ना थोड़ा गेट करना भी इटसेल्फ डिफिकल्ट है। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ये इतना इजी भी नहीं है। आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन एक्चुअली हम ना अभी सिर्फ इसका ये जो सेशन है इसका सिर्फ ये मतलब था कि हमें ना एक दफ़ा फ्लो पता चल जाए चीज़ें अब मतलब चल कैसे रही हैं। मतलब ये मैं समझा नहीं रहा, मैं सिर्फ आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि ये मशीन लर्निंग का मॉडल ऐसे ट्रेन होता है, मतलब मैं सिर्फ एग्जांपल दिखा रहा हूँ। अगर समझाना होता तो यकीनन मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को ना ऑन द स्पॉट कोड करके दिखा रहा होता। हर लाइन के बाद मैं आपको बताता कि इस लाइन के बाद ये काम हुआ है, ये काम हुआ है, ये काम हुआ है। लेकिन अभी हम सिर्फ ये चीज़ चेक कर रहे हैं कि हाउ द थिंग्स वर्क, द चीज़ें वर्क कैसे करती है। इस पे मे बी इन फ्यूचर हम सेशन रख दें, मे बी पॉसिबिलिटी है कि जिसमें हम इसको थोड़ा सा ज़्यादा डीपली अंडरस्टैंड करेंगे। वरना आप अगर चाहें, अगर अगर लर्न करना चाहें तो मैम अरूज से आप इसकी ना प्रीवियस रिकॉर्डिंग ले सकते हैं, हमारे पास इसका एक पहले सेशन हुआ था, तो वो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, उसमें अगर आप उसको देखेंगे ना तो फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ लगेगी। क्योंकि वो हमारे पास वो तब फुली फ्लैश टाइम था 2 आवर्स का, और 2 आवर्स में हमने सिर्फ यही चीज़ कवर करनी थी, तो वो हर स्टेप मैं इजीली एक्सप्लेन कर पा रहा था उसमें, ठीक है। तो दैट्स वाई आप वो एक दफ़ा देख लीजिएगा लास्ट में, अगर आपके पास टाइम हो, अवेलेबिलिटी हो आपकी। ओके यस ओके, सर इज देयर एनीवन हु हैज एनी क्वेश्चन प्लीज। जी सर। सर मेरा क्वेश्चन है कि जब हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉलम्स होते हैं, जैसे मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था कोविड-19 पे, किया था मॉडल ट्रेन किया था, तो उसमें मेरे पास कॉलम जो थे वो 20+ के नज़दीक थे। तो मतलब मैंने प्रोजेक्ट भी उसके ऊपर है मेरे पास, अगर आप उसे देखना चाहें। तो ऐसी सिचुएशन में हम फीचर सिलेक्शन कैसे करें, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप क्या पॉइंट ऑफ व्यू देंगे इस पे? मैम एक्चुअली अगर आपके पास फीचर ज़्यादा भी है ना तो इट्स गुड टू गो, मतलब एज इट इज, इसमें मसला नहीं है फीचर सिलेक्शन का, बस उसमें वो जो फीचर्स है ना वो ऐसे फीचर नहीं होने चाहिए जिनका आउटपुट के साथ कोई लिंक ना हो। तो फीचर सिलेक्शन में अब पहली चीज़ तो प्रोबेबिलिटी रखें कि वो सबसे ज़्यादा ना हाई फीचर सेलेक्ट करें जिसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है आउटपुट के ऊपर, क्योंकि जैसे जैसे आपके फीचर्स बढ़ते जाएंगे ना आपको दो इश्यूज फेस करने पड़ेंगे। मेजर इशू एक तो कम्प्लेक्सिटी तो आएगी, दूसरा आपके पास जो मॉडल है ना वो ओवरफिट होने लग जाएगा आपके डाटा सेट के ऊपर। वो पोलिनोमियल फीचर्स मतलब पोलिनोमियल साइड पे जाने लग जाएगा, आपकी एक्यूरेसी डिक्रीज हो जाएगी।
मतलब जितने आपके वो फीचर्स कम्प्लेक्स होते जाएंगे, कंप्यूटेशनल पावर भी आपके पास इंक्रीज हो जाएगी। हाँ, उनमें से आप पहली प्रायोरिटी पे उन फीचर्स को रखें जिनका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है उसके ऊपर, आपकी आउटपुट के ऊपर। फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़े थोड़े फीचर्स इंक्रीज करके देखेंगे आपको बेस्ट रिजल्ट किस पॉइंट पे मिल रहा है। वरना आप सारे फीचर भी यूज़ कर लें तो इट्स टोटली फाइन, इसमें मसला नहीं है। बस मॉडल ओवरफिट ना होनी चाहिए। ओके सर, समटाइम ज़्यादा थैंक फीचर यू। सेलेक्ट करने से ना वो मॉडल की एक्यूरेसी बहुत ख़राब हो जाती है। हम्म। सर, ऐसी भी सिचुएशन होती है कि एक मॉडल पे ट्रेन करते हैं तो एक्यूरेसी अच्छी आ रही होती है और दूसरे पे एकदम ही ड्रॉप हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में हम रिलायबल किस मॉडल में रहें? समटाइम जिसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है वो हमारे लिए फिर इतना रिलायबल नहीं होता, ये थोड़ी एक कॉम्प्लेक्स सी सिचुएशन होती है। ओके, आई अंडरस्टैंड। लाइक मेनली आप इसकी बात करिए। अब हमने इसका मॉडल अगर ट्रेन कर दिया तो आप देखिए कि इसकी ना एक्यूरेसी भी चेंज हो जाती है। मैं जी जी इसको सर। करके देखता हूँ। अब मैंने डिसीजन ट्री लगाया ना, तो इसकी पहले एक्यूरेसी लॉजिस्टिक पे 81 थी, अब 79 हो गई है। 2% एक्यूरेसी इसकी डिक्रीज होगी। तो मेनली आपको ना ये चीज़ ना चूज करनी पड़ती है कि आपके लिए बेस्ट मॉडल क्या। आप 3 4 मॉडल अलग अलग ट्राई करते हैं, डिफरेंट पैरामीटर एडजस्ट करा के, कि आपको सबसे अच्छा रिजल्ट ना किस मॉडल पे दे रहा है वो। मतलब ये चीज़ हमें बाय एक्सपेरिमेंट्स पता ओके चलती है। हम एक तो आपको इन ओके। मॉडल्स का डीप नॉलेज होना चाहिए ना, कि इनमें से हर मॉडल किस काम के लिए यूज़ होता है, इसके बैकएंड पे इसकी मैथमेटिक्स क्या है। जैसे जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, ये आपके पास सिंपली क्या करता है, आपको 0 1 के फॉर्म में डाटा को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, सिग्मोइड फंक्शन लगा के आपका डाटा को 0 1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। जबकि डिसीजन ट्री क्या करता है, हर नोड पे एक डिसीजन लेता है, उसने लेफ्ट जाना है राइट जाना है, फिर लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है, और लास्ट तक पहुंचते पहुंचते आपका जो फाइनल डिसीजन होता है तो वो आपकी आउटपुट बन जाती है। वो आपको फिर बता देता है कि ये आंसर 0 है कि 1 है। तो इनकी वर्किंग फंक्शनैलिटी डिफरेंट है, ठीक है। आपकी ना प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख के ना आपको जब इन मॉडल्स की बैक एंड पे पता हो रहा होगा ना क्या चल रहा है, तो जब फिर आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपके सामने आएगी तो फिर आपको इजीली पता चल जाएगा कि इसमें ना एक्चुअली वर्किंग हो क्या रही है, मतलब इसमें करना क्या है। अब फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देके फॉर इंस्टेंस आपको समझाता हूँ। अब जैसे कि ये सर्वाइव का केस था ना, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास है कि हमें कुछ इनपुट दी हुई है, उसके अगेंस्ट हमने ये बताना है कि वो पर्सन ने सर्वाइव किया नहीं किया। तो अगर मैं इसकी थोड़ी सी इंट्यूशन बनाऊँ ना अपने माइंड के अंदर, तो मुझे भी ये लगता है कि लॉजिस्टिक इसके लिए बेस्ट है। अब अगर मेरे पास सिनेरियो ये है ना, मैंने ना कोई क्लासिफिकेशन करनी है किसी कैट एंड डॉग के डाटा सेट पे, तो अब मुझे पता उसमें ना मुझे हर स्टेप पे ना कुछ डिसीजन लेना पड़ना है। क्या डिसीजन मतलब, अब मेरे पास पहले पिक्चर्स आई हैं, और अब मैं पहले स्टेप पे डिसीजन लूंगा कि इनमें से ना वो वाली सारी कैट्स होंगी जिनके जो एयर्स है ना वो थोड़े से ये बाहर की तरफ निकले होंगे, मतलब थोड़े से फोल्ड होंगे, उनके एक अपनी कुछ टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, आई डोंट इवन, अभी मुझे इतना एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन मैं पहले पॉइंट पे ये डिसीजन लूंगा। अब मुझे कैट एंड डॉग में अगर वो तो करना डिफरेंशिएट करना, अब मैंने ये डिफरेंशिएट करके मैंने कुछ इमेजेस साइड वे कर ली कि अच्छा ये सारी वो इमेजेस हैं जिनमें इस तरह के एयर्स पाए जाते हैं। अब वो एयर्स वाला आ गया मेरे पास। अब मैंने उसको बताना है कि अब इनमें से वो सारी इमेज सेपरेट करनी जिनका जो फेस है ना वो राउंड है। अब क्योंकि कैट्स के फेसेस मोस्टली राउंड होते हैं एज कम्पेयर टू द डॉग्स, एक तो स्मॉल साइज होता है, थोड़ा सा राउंड शेप में होते हैं। तो अब मुझे फिर से डिसीजन लेना पड़ गया इस पॉइंट पे। तो अब जो मेरी ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ना, इसकी इंट्यूशन मेरे माइंड में बन रही है। तो फिर हमें इस चीज़ का पता चल रहा है कि मुझे इसमें से जो बेस्ट स्टेप है ना मेरे पास वो क्या है, ठीक है। ओके, ऑल्सो प्लस दिस थिंग इज डैट कि हमारे पास अब हम तो सिर्फ यहाँ पे क्लासीफाई कर रहे हैं 0 1 की फॉर्म में। अगर यही डाटा हमारे पास किसी कंटिन्यूस सिचुएशन में होता है ना, जिसमें आउटपुट का जो कॉलम है वो कंटिन्यूस डाटा हमें प्रोवाइड कर रहा होता। जी। फॉर एग्जाम्पल अगर इसी डाटा सेट को मॉडिफाई करते हैं, आपने पर्सन का किराया बताना है, ठीक है। और इसी डाटा सेट को हम्म। यूज कर लें, डिफरेंट फीचर्स यूज कर लें, उसकी क्लास क्या थी, उसने कौन सी टिकट ली थी, उसने किस कैबिन में गया था, और आपने उसका किराया प्रिडिक्ट करना है। अब किराया डिफरेंट पैसेंजर्स के लिए डिफरेंट होगा, किसी का 17.1 किसी का 19.2, ये एक कंटिन्यूस चीज़ है। तो उसके लिए भी आपको फिर उस तरफ जाना पड़ेगा, आपकी इंट्यूशन फिर उस तरह की होनी चाहिए। तो इट्स ओनली एक्सपीरियंस, और इट्स टोटली डिपेंड के हाँ, आप इसको किस तरह से लेके चलते हैं पता नहीं। मैं एक्सप्लेन कर पाया हूँ कि ओके नहीं जो मैं ओके कहना सर, चाह रहा थैंक था। यू थैंक यू। नो नो, मुझे समझ आ गई, थैंक यू। ओके ओके मैम, थैंक यू वेरी मच। सो इज देयर एनी पार्टिसिपेंट हैज एनी क्वेश्चन, प्लीज लेट मी नो। ओके, हमारे पास एक क्वेश्चन आया। सर एक्चुअली
ओके सो मैम मैम एक्चुअली ये ना पाइथन कोडिंग ही है, बस पाइथन की आगे ये लाइब्रेरीज यूज़ कर रहे हैं हम। ओके पहली चीज़ तो ये कि एक तो ये पाइथन कोडिंग हो गया, सेकंड आपका क्वेश्चन है ये मशीन लर्निंग क्यों है इसमें, क्योंकि हम ना मशीन को सिखा रहे हैं डाटा सेट दे के ना, इसलिए कि अब वो जो हमने डाटा सेट देख के अपना मशीन ट्रेन किए हैं ना, वो 80% हमें ना आंसर सही देता है। अब उस पर कोई भी इनपुट देंगे ना, आप उसके जो हमने फीचर सेलेक्ट किए हैं, अब आप उस मॉडल को जब वो फीचर्स एज एन इनपुट देंगे, तो आपको वो उसके अगेंस्ट ना प्रिडिक्ट करके देगा कि अब पेशेंट उसने पैसेंजर ने सर्वाइव किया है या पैसेंजर ने सर्वाइव नहीं किया। ठीक है, अब 0 देता था मतलब उसने सर्वाइव नहीं किया, 1 मतलब उसने सर्वाइव कर दिया, तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द मशीन लर्निंग। अगेन मैं फिर से बताता चलूँ, आज के सेशन का हमारा हरगिज मतलब नहीं है कि हमने मशीन लर्निंग की इम्प्लीमेंटेशन को अंडरस्टैंड करना था, हम सिर्फ अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं कि हाउ द मशीन लर्निंग वर्क, इसका फ्लो क्या है। ठीक है, अब अगर आपको एक दफ़ा फ्लो समझ आ गया ना, तो आप खुद अगर जीपीटी से भी इसके वो करेंगे ना, किसी भी एक प्रैक्टिस के लिए आप एक डाटा सेट लें, उस पर थ्रू आउट आप इसको ट्रेन करवा दें, आपका हार्डली 20 से 30 मिनट्स लग रहे हैं ट्रेन कराते हुए, लेकिन आपको स्टेप्स एटलीस्ट पता होंगे क्या क्या स्टेप हमने किए हैं। तो जब आप खुद से परफॉर्म करेंगे ना, तो आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सो ओनली दैट द पर्पज ऑफ दिस मीटिंग इज कि आप लोगों को एक दफ़ा आइडिया हो जाए how it's working. So now everything is up to मैं मरियम, आगे वो कंटिन्यू करते हैं, and thank you very much everyone. एक्सक्यूज मी सर। Yes sir. सर मेरे पास एक आइडिया था, तो मैंने उसी आइडिया को लेके जीपीटी से जो है पूरे वहां से मैंने कोड वगैरह लिए थे। तो कोलैब पे मैंने मॉडल को ट्रेन किया था सारा। लेकिन एंड पे जब मेरे पास रिजल्ट आ रहे थे, तो प्रेडिक्शन में डेटा एंटर करता था, एक तो डेटा सेट नहीं मिल रहा था, वो काफी वो मैंने कोशिश की, कहीं से जाके एक छोटा सा डेटा सेट मुझे मिला। तो वही से मैंने उठा के जो है वो उसको रन किया पूरे स्टेप्स। तो जो जो चैट जीपीटी बताता रहा वही मैंने रन किया, लेकिन एंड पे जो उसकी प्रिडिक्शन आ रही थी, तो कोई प्रिडिक्ट कर ही नहीं रहा था, जीरो ही आ रहा। Okay. So वो तो कोड देखना पड़ना है कि उसमें मसला क्या है, क्या क्या नहीं है, हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी। उसमें जी प्री सर। प्रोसेसिंग एक्चुअली मसला किया होगा, अपनी प्री प्रोसेसिंग के सारे स्टेप नहीं किए होंगे ना, मतलब प्री प्रोसेसिंग अगर आपके पास गलत होती है ना, तो वो बहुत मसला करती है। इवन अगर आप मुझसे पूछना तो आप अगर डाटा सेट एक अच्छा प्रिपेयर करने के लिए हो जाते हैं ना, तो आप 70-80% अच्छा मॉडल ट्रेन करने के लिए कामयाब हो जाते हैं, अगर आपकी प्री प्रोसेसिंग अच्छी है। तो मे बी वहाँ पे कहीं एन एन वैल्यू आ रही होगी, तो आपका वो जिसकी वजह एग्जैक्टली से सर, सारी आपने जो कैलकुलेशन खराब हो रही होगी। जी सर, आपने जो स्टेप बताए प्री प्रोसेसिंग के, मतलब जो चीज़ चाहिए मुझे, तो वही मैं जो है वो आउटपुट पे रख लूँ, जो चीज़ नहीं चाहिए, मतलब जो चीज़ मुझे देनी है या डेटा सेट से उसने लेनी है, तो वो चीज़ मैं इनपुट, और बाकी सारी चीज़ें, आई थिंक मेरे साथ यही मसला हुआ, क्योंकि मुझे वो एग्जैक्ट। पता ही नहीं था एग्जैक्टली। या ओके, आप ट्राई कीजिएगा, नहीं पता चलता तो फील फ्री टू आस्क मी, चाहे ओके। लिंक्डइन पे पूछने या व्हाट्सएप पे, जहाँ आपकी कोई सी हो, तो मैं वहाँ पे ओके। आपको गाइड कर दूंगा। ओके, थैंक यू सर। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। सो Miriam, you can continue please. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी, वालेकुम सलाम। अच्छा बच्चों, जो भी यहाँ पे बिगिनर्स हैं सारे, उनके लिए मैं बात कहना चाहूँगी कि इसमें इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो अभी सर ने आपको बताया वो बस एक रिकैप था कि मशीन लर्निंग एक्चुअली प्रैक्टिकली इसमें चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। ऑब्वियसली इसमें पाइथन की लाइब्रेरीज यूज़ हो रही हैं, और कोड वगैरह में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, तो वो ऑब्वियसली एक घंटे में तो कवर नहीं हो सकती। तो ये बस आपको बताना था कि मशीन लर्निंग में प्रैक्टिकल वर्क एक्चुअली कैसे हो रहा होता है। एक छोटा सा जो है मॉडल ट्रेन करके, जैसे अभी सर ने किया आपके सामने। तो इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको एक लेक्चर में अगर सब नहीं समझ आ रही है, तो इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। ठीक है, अब हम अपना स्टार्ट करें। अच्छा मुझे बताएं कि मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है जी जी, शेयर हो सबके रही। साथ? ओके। अच्छा, हम थोड़ा सा ऑब्वियसली आज हमारे सेशन का, आपका हमारे साथ जो सेशन है उसका लास्ट डे है। तो थोड़ा सा हम दोबारा से पाइथन को लेके चलेंगे। ठीक है।
हमने सब कुछ पढ़ लिया था पाइथन में, मतलब सब कुछ समरात के उसकी बेसिक्स में जितनी भी चीज़ें आती हैं वो सब कुछ ठीक है। तो अब हम बेसिकली पाइथन में बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जो हम सब रन करते हैं, वो है फाइंडिंग द फैक्टोरियल। ठीक है। तो कि फैक्टोरियल कैसे फाइंड करते हैं, अब हम थोड़ा सा उसका कोड देखेंगे। क्योंकि अगर आप बिगिनर हो और आपने फैक्टोरियल फाइंड करने वाला कोड नहीं किया, तो आई गेस यू आर मिसिंग मच। क्योंकि ये थोड़ी सी आपकी ना इसमें ये इसमें थोड़ा रिटर्न टाइप एक यूज़ होती है एज अ बिगनर। अगर आप उसे वन गो में समझ लेते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी रहती है, और मैं कोशिश पूरी करूँगी कि आपको जो है वो समझा दूँ। और अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती है तो टाइम टू टाइम ये होता है कि जब आप प्रैक्टिस करते हो चीज़ों की, तो आपको ऑटोमेटिकली सब कुछ जो है वो समझ आना शुरू हो जाता है। ठीक है। अब मुझे सबसे पहले हैंड रेस करके ये बताएं कि फैक्टोरियल का किस किस को पता है कि फैक्टोरियल बेसिकली होता क्या है। किसी को पता है तो वो हैंड रेस कर सकता है। ओके। मतलब सिर्फ एक बच्चे को पता है। अच्छा, मैं आप लोगों को बताती हूँ पिक्टोरियल बेसिकली क्या होता है। ये आपके पास ना मैथ की एक टर्म होती है। ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता है, मैं आपको बहुत सिंपल वर्ड्स में अगर बताऊँ, तो अगर आपको कहा जाता है कि आपने 5 का फैक्टोरियल फॉर इंस्टेंस फाइंड करना है, तो आप बेसिकली क्या करते हो, जैसे एक बच्चे ने चैट में भी जो है वो आपको लिख के भेजा है। अगर आपको फॉर इंस्टेंस 5 का फैक्टोरियल फाइंड करना है, तो आप क्या करते हो, उसके बैकवर्ड जितनी भी टर्म्स आती हैं, आप उन्हें जो है मल्टी, जैसे 5 है तो आप 5 × 4 करोगे, मल्टीप्लाई बाय जो है वो आप 3 करोगे। ठीक है। इसी तरह मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे और मल्टीप्लाई बाय 1 करोगे। मतलब आप अप टिल 1 तक जाओगे। अगर आपको कोई 10 का फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए कहता है, तो आप इसी तरह 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 7, मतलब 1 तक आपने जाना है। अब कि मुझे ये बता सकता है कि हम 1 तक ही क्यों जा रहे हैं, हम 0 तक क्यों नहीं जा रहे इसमें? एनीवन? अपना माइक अनम्यूट करके आप बता सकते हैं। वो मैम मल्टीप्लाई में वो तो तो सारा आंसर जीरो हो नहीं, जाएगा ना। मिसम, हाँ जी, वेरी गुड। अगर फॉर इंस्टेंस हम 5 का फैक्टोरियल फाइंड कर रहे हैं, मैं यहाँ पे लिख के भी दिखाती हूँ। तो आप मल्टीप्लाई करना शुरू होते हो, 5 × 2 मल्टीप्लाई बाय 3, सॉरी, 5 × 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो इसका आंसर 120 आएगा, जो कि 5 का फैक्टोरियल है। ठीक है। लेकिन अगर आप क्या करते हो, इस सब में जो है मल्टीप्लाई बाय 0 कर देते हो, तो आपको पता है कि 0 से कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई की जाए तो उसका तो सारा आंसर 0 हो जाता है। तो इसलिए आप 1 तक जाते हो। अब फैक्टोरियल में ना आपके पास एक और कॉन्सेप्ट आता है। वो कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है कि आप अगर ज़ीरो का, अच्छा, फैक्टोरियल का साइन होता है, दिस इज़ द फैक्टोरियल साइन। ठीक है। ये फैक्टोरियल का जो है हमारे पास एक साइन है। अगर आप सिंपल मैथ्स में कोई काम कर रहे हो तो फैक्टोरियल का साइन आप हमेशा यही लगाते हो। ठीक है। और जो एक्सक्लेमेशन मार्क आपके पास कहलाता है। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपको 0 का फैक्टोरियल लेना है, ठीक है, या फिर आपको 1 का जो है फैक्टोरियल लेना है, तो उसका आंसर हमारे पास हमेशा 1 आता है। ठीक है। फिर 0 और 1 का जो फैक्टोरियल का जो आंसर है हमारे पास, वो हमेशा क्या आता है, 1। ठीक है, इन एवरी केस। 1 की तो समझ आती है। अब 0 का 1 क्यों आता है, ये चैट में भी क्वेश्चन आया है बच्चों। ये एक फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल फाइंड करने का। ठीक है। वो आप जीपीटी कर सकते हैं, वो आप जो है अपनी मैथ्स की बुक पे भी पढ़ेंगे फर्दर, अगर आपने अब तक नहीं पढ़ा। तो वो अगर मैं अभी यहाँ पे बताना शुरू कर दूँगी तो सारा सेशन का टाइम जो है वो निकल जाएगा। तो वो आप देख लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद, एक मिनट दें मुझे। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पे फैक्टोरियल फाइंड करने का एक कोड लिखते हैं। ठीक है। सबसे पहले ना हम फैक्टोरियल का एक फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन बनाने के लिए हम डेफ का कीवर्ड यूज़ करते हैं। हम अपने फंक्शन का नाम लिखते हैं फैक्टोरियल, और उसमें हम जो है पैरामीटराइज्ड फंक्शन बना रहे हैं, उसमें हम एक वैल्यू पास करते हैं एन। अब ये जो एन है ना हमारे पास, ये वो वैल्यू है जिसका हमने फैक्टोरियल फाइंड करना है। यानी जब भी हम अपने फंक्शन फैक्टोरियल को कॉल करेंगे तो ब्रैकेट्स में हम एन की जगह में वो नंबर लिखेंगे जिसका हमें फैक्टोरियल जो है अपने पास यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं, अब हम ना इस फैक्टोरियल के फंक्शन के अंदर दो चीज़ें लगाएंगे, इफ़ एल्स लगाएंगे। ठीक है। सबसे पहले हम इफ़ यूज़ करते हैं, और इफ़ में हम उसे कंडीशन देते हैं कि अगर हमारे पास एन डबल इक्वल्स टू ज़ीरो होगा, और या फिर एन हमारे पास डबल इक्वल्स टू वन होगा। ठीक है।
तो सॉरी, आजकल मैं C++ में कोडिंग कर रही हूँ, तो थोड़ा सा उसमें हाथ चला हुआ है। ठीक है, तो अगर हमारे पास n=0 और n=1 होगा, ठीक है, यानी कि अगर हमें फैक्टोरियल 0 का या फिर फैक्टोरियल 1 का फाइंड करने के लिए देगा, तो हम क्या रिटर्न करा देंगे? 1। 1 क्यों रिटर्न कराएंगे? क्योंकि हमारे पास जो है 0 और 1 के फैक्टोरियल का आंसर क्या होता है? 1। अब बेसिकली रिटर्न स्टेटमेंट क्या करती है वो भी मैं आपको अभी आगे बताती हूँ। एल्स में हम यहाँ पर लिख देते हैं, एल्स में, एल्स का क्या मतलब है कि अगर n 0 और 1 के अलावा कुछ और होगा, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एल्स वो क्या करेगा कि हमारे पास रिटर्न करा देगा, ठीक है, n को स्टेरिक, ठीक है, फैक्टोरियल n-1 को, ठीक है। अब ये क्या है और यहाँ पर क्या हुआ है, ये मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। बेसिकली ना रिटर्न स्टेटमेंट हमारे पास पता है क्या करती है, ये जो हमारा पूरा फंक्शन है ना, रिटर्न स्टेटमेंट ना हमें एक वैल्यू रिटर्न कराती है। ये फंक्शन सारा रन होगा, ठीक है। अब इसमें रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ हुई है, जब ये सारा फंक्शन हमारे पास रन हो जाएगा, तो इसके लास्ट में हमारे पास एक वैल्यू आएगी जो कि रिटर्न स्टेटमेंट हमें देगी। और वो वैल्यू इस फंक्शन के रन होने के बाद वो जो भी वैल्यू होगी वो इस फंक्शन में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, ये मोस्ट ईजीएस्ट जो है चीज़ जो मैं आपको इस वक्त यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में बताना चाह रही हूँ। लेट मी यूज़ माई पेंसिल। ठीक है, यहाँ पर क्या है, इस सारा फंक्शन ये जो रन होगा, ठीक है, जो कि फैक्टोरियल के नाम से है, रिटर्न स्टेटमेंट क्या करेगी, इसका जो आंसर होगा ना आपके पास, ठीक है, वो आंसर रिटर्न स्टेटमेंट हमें देगी, रिटर्न कराएगी इस सारे फंक्शन के रन होने के रिजल्ट में, और वो जो आंसर है वो इस फंक्शन फैक्टोरियल में स्टोर हो जाएगा। दिस इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट जो डिफाइन आप लोग कह लें कि मुझे आज तक रिटर्न स्टेटमेंट की मिली है, क्योंकि एज अ बिगिनर बहुत सी आपको कॉम्प्लेक्सिटीज़ में डाल दिया जाता है जो कि आपको एक्चुअली समझनी थी। अब ये बेसिकली जो है ना, रिटर्न स्टेटमेंट फैक्टोरियल में कोई ना कोई वैल्यू स्टोर करा देगी जब ये सारा फंक्शन रन होगा। अब बेसिकली हमें इस फैक्टोरियल की वैल्यू को डिस्प्ले कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई बता सकता है? बहुत सिंपल है, हमें अगर फैक्टोरियल की वैल्यू डिस्प्ले करानी है तो हम क्या करें यहाँ यस पे? मैम, फंक्शन कॉल करेंगे। फंक्शन कॉल करेंगे, और देखो, हम फंक्शन को हमने कॉल किया, ठीक है, लेकिन हमारा फंक्शन तो कुछ प्रिंट नहीं करा रहा है ना, तो फंक्शन की जो हमारे पास वैल्यू है हम उसे प्रिंट कराने के लिए प्रिंट का फंक्शन यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। अब यहाँ पे हमने जो है फंक्शन को कॉल किया, ठीक है, फैक्टोरियल, ठीक है, और हम यहाँ पे n की जगह हम लिख देते हैं 5, क्योंकि हमें 5 का फैक्टोरियल चाहिए। अब बेसिकली हम इसे रन करेंगे, हमारे पास, ये मैं ऑलरेडी रन कर चुकी हूँ, ये इसलिए आ रहा है। आपको कोलैब की मेमोरी का पता है ना सबको कि ऐसा क्यों हो रहा है गाइस? आपको लैब की मेमोरी के बारे में जानते हैं, मैंने बताया था आपको जब हमने जो है कमेंट्स वाली चीज़ पढ़ी थी, ठीक है। तो हम इसे अगर यहाँ पे हाँ। प्रिंट का फंक्शन यूज़ करें तो वो हमें जो है ये प्रिंट करा के दे देगा जो हमारे पास फैक्टोरियल का आंसर है, ठीक है। अब बेसिकली आप लोग इस चीज़ में कंफ्यूज हो रहे होंगे कि चलो यहाँ तक भी समझ आ गई कि अगर n=0 या 1 होगा तो हमने उसका आंसर 1 रिटर्न करा देना है, और यहाँ तक भी समझ आ गई कि रिटर्न n स्टेरिक। अब आपको इस चीज़ की समझ नहीं आ रही होगी कि व्हाट इज़ दिस, मतलब फैक्टोरियल तो हमारे फंक्शन का नाम है। अब मैं हाँ आपको सॉरी, यहाँ से, सॉरी जी मैम, जी, ये रिटर्न की समझ नहीं, एक दोबारा समझा दें। अच्छा रिटर्न की समझ नहीं आई। मैं आपको ना यहाँ तक एक चीज़ समझाती हूँ। अच्छा अभी ना हम जो हमारे पास ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड है ना, हम इसे थोड़ा सा इग्नोर करते हैं। अब फॉर इंस्टेंस हमने n दे दिया है 1, ठीक है, n हमने दे दिया है 1, ठीक है, n की वैल्यू हमारे पास 1 है। अब बेसिकली क्या होगा, हम अपना फंक्शन रन करेंगे, इफ़ के अंदर हमारे पास n=1 वाली स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो जाएगी, तो ये क्या रिटर्न करा देगा, हमारे पास जो फंक्शन है वो रिटर्न करा देगा 1। ऐसे ही है। अब ये जो 1 रिटर्न कराया ना उससे वो स्टोर हो जाएगा इस फंक्शन के अंदर। अब बेसिकली इस सारे फंक्शन के रन होने के बाद इस फैक्टोरियल नाम के फंक्शन के अंदर जो वैल्यू स्टोर हुई है वो क्या है, 1। और वो 1 क्यों स्टोर हुई है, क्योंकि वो वैल्यू हमारे पास एज अ रिजल्ट ये सारा फंक्शन रन हुआ, ठीक है, उसके रिजल्ट में जो चीज़ रिटर्न की गई हमारे पास वो है 1। समझ आइए आपको अब?
और जी मैं जी। आपको ना इसमें एक और चीज़ बताती हूँ। फिक्टोरियल मैंने सबसे लास्ट में रखा है भी इसलिए था क्योंकि ये जो रिटर्न स्टेटमेंट होती है ना, ये जैसे जैसे आप कोडिंग करते हो ना और जैसे जैसे इसे यूज़ करते हो, आपको टाइम टू टाइम इसका यूज़ केस समझ में आता है। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो जब मैंने फर्स्ट टाइम फिक्टोरियल का कोड रन किया था, तो ये वाला कोड जब मैंने रन किया था विद फंक्शन, तो मुझे मत बस कर रही हूँ। द थिंग इज कि अगर तो आपको समझ आ रही है दैट्स वेल एंड गुड, और मैं अपनी कोशिश भी पूरी करूँगी कि मैं आपको इजी वे पॉसिबल, ठीक है, उसमें समझा सकूँ। अभी आप बताएं कि आपको रिटर्न की समझ आई है या नहीं आई। मैम जो रिटर्न में हमें ये वीडियो देगी तो वो रिटर्न उसको जो है वो स्टोर कर लेते हैं ये क्या इस फंक्शन में? अच्छा, रिटर्न का बेसिकली पता है क्या मकसद होता है? रिटर्न का मकसद ये होता है कि जब हमारे पास ये सारा फंक्शन रन हुआ, ठीक है, ये सारा फंक्शन चला, इसके आंसर में ना हमारे पास कोई ना कोई एक वैल्यू आएगी, ठीक है। जी। हम यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं करवा रहे, ठीक है, हम यहाँ पे हम्म। कुछ प्रिंट करवा रहे हैं, कुछ भी प्रिंट नहीं करवा नहीं। रहे, ठीक है। तो जब हमारे पास ये सारा का सारा फंक्शन रन होगा तो हमारे पास एक वैल्यू आएगी रिटर्न की वजह से। अब ये वैल्यू इस फंक्शन के अंदर फैक्टोरियल एन के अंदर स्टोर होगी, और एट द एंड जब हम अपने फंक्शन को कॉल करेंगे तो हम फैक्टोरियल एन को प्रिंट करा देंगे। उसको प्रिंट कराने के रिजल्ट में क्या होगा कि जो रिटर्न वाली वैल्यू इसके अंदर स्टोर हुई होगी वो हमारे पास प्रिंट हो जाएगी। समझ आई? अच्छा मिस। जी जी। मिस जी। मिस हम क्या टॉपिक हम पढ़ रहे हैं? अच्छा, ये बेसिकली हमने पाइथन की थी 3 दिन। अभी एमएल आपकी कंप्लीट हो गई है, तो हम जो है बेसिकली यहाँ पर फैक्टोरियल वाला एक जो है प्रोग्राम देख रहे हैं जो हमने पहले नहीं देखा था। अच्छा, मतलब हम रिकर्जन देख रहे हैं। हाँ जी। तो क्या ये मुनासिब नहीं होगा कि हम इसको किसी विजुअल टूल के अंदर लाइक एक्सकेलेट ड्रा में जो हमारे पास स्टैक बन रहा है आपकी उसका। आपकी अब दोबारा बताएं। सॉरी, मैं कह रहा हूँ अगर ये मुनासिब होगा ना अगर हम इसको एक्सकेलेट ड्रा में या किसी ड्राइंग टूल के अंदर जिस तरह फंक्शन कॉल स्टैक के अंदर जा रहा है वो हम विजुलाइज भी जी जी। करें ताकि देखने वालों के लिए ऑब्जर्वेबल हो। जी आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अभी हमें 1 घंटे में सेशन वाइंड अप करना है और अभी हमारे पास सिर्फ 4 मिनट्स रह गए हैं। कितने मिनट्स रह गए हैं? ओके, 4 मिनट्स। अच्छा, ठीक है। हमारा 10 o'clock तक सेशन है आज का। ठीक है। ओके। 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 अच्छा, तो मैं आप लोग को बता रही थी यहाँ पर, ठीक है। अब बेसिकली हम देखते हैं कि आपको इस ब्लॉक ऑफ कोड की समझ नहीं लगी होगी कि फैक्टोरियल n-1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारा फंक्शन यहाँ पर चलेगा, अगर हमने 5 दिया है तो 5 में क्या होगा, 5 ना 0 है ना 1 है, तो बेसिकली ये एल्स में आएगा। अब ये क्या करेगा, n n में हमारे पास क्या है, 5, ठीक है, 5, ठीक है। उसके बाद स्टेरिक वैसे ही। अब फैक्टोरियल n-1, अब फैक्टोरियल तो हमारे पास एक फंक्शन है ना यहाँ पर, तो फैक्टोरियल n-1 बेसिकली दोबारा से एक फंक्शन को कॉल कर रहा है, ठीक है। फैक्टोरियल n-1 अब हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ना, ये यहाँ पर फैक्टोरियल n-1 हमारे पास क्या आएगा, 4, 5 - 1 क्या आएगा, 4। तो ये बेसिकली दोबारा से एक फंक्शन को कॉल कर रहा है यहाँ पर, फैक्टोरियल 4। तो ये दोबारा से ऊपर जाएगा, लेट मी यूज माई पेंसिल, ये दोबारा से ऊपर जाएगा। अब ये फैक्टोरियल 5 के लिए चला था पहले, अब ये फैक्टोरियल 4 के लिए सारा प्रोग्राम चलेगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब हमारे पास जो है बेसिकली एन हमारे पास अब यहाँ पर क्या है, 4, ये ओ, वापस जब दोबारा 4 के लिए चलेगा तो ये क्या होगा, एन स्टेरिक एन, अब हमारे पास क्या है, 4। अब क्या होगा, ये जब इस पार्ट में आएगा तो अब क्या हो रहा है, अब हमारे पास दोबारा से वही सेम चीज़ हो रही है, ठीक है। और वो क्या है हमारे पास, कि हमारे पास अब 4 - 1 के लिए चलेगा विच इज़ 3। तो इसी तरह ये दोबारा जो है फंक्शन ऊपर जाएगा, फैक्टोरियल 3 के लिए चलेगा। अब हमारे पास एन यहाँ पर क्या है, 3, तो ये हमारे पास स्टेरिक में आ जाएगा 3। और इसी तरह हमारे पास जो है यहाँ पर 3 - 1 2 के लिए चलेगा। फिर अब इसी तरह हमारे पास जो है यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है, स्टेरिक में 2 आ जाएगा, और फिर इस तरह वो चलता रहेगा। अब जैसे 2 आया, अब दोबारा से वो यहाँ पर उसने 2 स्टेरिक कर दिया, ठीक है।
हो गया। अब वो दोबारा n-1 को देखेगा। n-1, 2-1 कितने होते हैं हमारे पास? 1। ठीक है। अब ये 1 के लिए चलेगा। अब जब ये यहाँ पर जाएगा, फिक्टोरियल 1 के लिए चलेगा, अब हमारे पास क्या होगा? इफ़ की जो कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगी। जब इफ़ की कंडीशन हमारे पास ट्रू हो जाएगी तो वो हमारे पास 1 रिटर्न कर देगा। उसके बाद हमारा फंक्शन टर्मिनेट हो जाएगा। क्यों टर्मिनेट हो जाएगा? क्योंकि उससे यहाँ पे सिर्फ रिटर्न 1 किया। लेकिन जब हमारी कंडीशन फॉल्स हो रही थी, 1 से बड़ा हमारे पास जो है n आ रहा था, n की वैल्यू 1 से बड़ी आ रही थी, तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि फैक्टोरियल n-1 पे फंक्शन दोबारा चल रहा था। तो जब ये सब इन सब को मल्टीप्लाई करेगा तो इसका आंसर वो 120 हमें रिटर्न करा देगा। हम दोबारा इसे रन करके देखते हैं। हम किसी और में भी इसे ट्राई कर लेते हैं। हम इसे मैम पाइथन ट्यूटर के नाम से जो वेबसाइट है ना, वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप ये विजुअली देख सकते हैं हम। हाँ जी, ठीक है। आप लोग इस तरह आप लोग देखिएगा वहाँ पे भी जाके, पाइथन ट्यूटर के नाम से जो भी वेबसाइट है। लेकिन मैं आपको ये एक बेसिक थोड़ा सा बताना चाह रही थी। इसका आप लोग को यहाँ तक किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है? एनीवन एल्स? मुझे एक दो रिप्लाइज चाहिए। जी मैम क्लियर है। मतलब पूरा इटरेटिव फंक्शन चले। था। तो अभी यहाँ तक किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके। एक छोटा सा रिव्यू शेयर करना चाहेंगे आप लोगों का? पाइथन और मशीन लर्निंग का जितना भी जर्नी है वो कैसा रहा? 1 लाइन ओनली। मैम आप रिकॉर्डिंग बंद कर सकती हैं।